नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉडल पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया था। बता दिया गया था भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर की तरह करवा भी दिए गए। सभी यूनिट की आपको क्लासेस भी करवा दी गई और अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं उनको भी करवाए दे रहा हूं, जिससे कि कल आप जब एग्जाम हॉल में बैठें तो इन सब के साथ में जब आपने चीज़ों को पढ़ा हो वहां पर आपके इतने बेहतरीन नंबर आए कि आप बाद में खुद याद करेंगे कि कितना चीज़ें आपको दी गई थी और क्या क्या चीज़ें आपको मिली। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं। कुछ क्वेश्चंस को रखा है मैंने यहाँ पर। कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, सबको मैंने यहाँ पर मिक्स करके रखा हो। बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। आप कहोगे सर एजुकेशन का पेपर है, समावेशी शिक्षा यहाँ क्या कर रहा है। भैया ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2 नंबर में पूछा गया हुआ है और आपको पता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको इधर उधर से दे देता है, क्योंकि एजुकेशन का पेपर है ये, तो शिक्षा यहाँ पर भी तो है आपकी, तो मिलता जुलता हुआ है, तो समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बच्चों, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो विशेष हो, एक ही विद्यालय में अपनी कक्षा में समान अवसरों के साथ में शिक्षा को प्रदान कर सके। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी प्रकार का बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता, क्षमता, रुचि और सीखने की गति का सम्मान किया जाए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि बच्चों को सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है। वैसे विद्यालय में जाएगा बच्चा तो उसको शिक्षा तो प्रदान ही की जाएगी, लेकिन अगर बच्चे को आप सशक्त बना दो, आप उसे समावेशी बना दो, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप उसकी भावनाओं को मजबूत करो, सामाजिक समर्थन उसका करो, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसमें विद्यालय का वातावरण ऐसे बनाया जाता है कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, सम्मानित और स्वीकार्य महसूस करे। भाई जहां पर हर बच्चा आ जा सके, क्लासरूम में उसको सारी सुविधाएं मिल सके, उसकी आवश्यकता के अनुसार काम हो सके, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। इससे बच्चे को हम मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं और भैया इनको हम बेहतर बना सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, आर्टिकल 21A का क्या प्रावधान है। आपको पता है आर्टिकल 21A आपके 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, यह प्रावधान सन 2002 में के मध्य आया। सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से आया। संविधान में इसको जोड़ा गया भाई। 21 तो था ही, 21 में ए और जोड़ दिया गया, एक और चीज को वहां पर जोड़ दिया गया और इसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो है इसको वापसी दी गई या लागू करने के बाद में इसको प्रभावी बनाया गया। देश का कोई भी बच्चा हो, किसी भी रूप से हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, लैंगिक रूप से, भाषाई रूप से, भौगोलिक रूप से, किसी भी माध्यम से हो, हर बच्चे को आप शिक्षा दिलाओ। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी बच्चे को गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यह प्रावधान शिक्षा को केवल एक सुविधा नहीं बल्कि प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, इससे राष्ट्र का समग्र विकास होगा और भैया महत्वपूर्ण योगदान। सीसीई का क्या महत्व है। हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन।
सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन कहेंगे भाई कि छात्र को जब भी हम कुछ सिखाते हैं, क्योंकि पूरे वर्ष जब छात्र विद्यालय में आता है तो हम उसे कुछ ना कुछ सिखाते हैं। उसे हम नियमित रूप से अगर हम जांचते रहें, बच्चे ने कितना सीखा, कितना उसका विकास हुआ, कहाँ तक वो सीख गया है, चाहे हम उसके व्यक्तिगत व्यवहार, रचनात्मकता, खेल कूद, किसी भी माध्यम से हम बच्चे का मूल्यांकन करते रहें। भाई चाहे हम लिखित परीक्षा ले लें, चाहे हम वार्षिक आपकी कह सकते हैं कि ये परीक्षा ले लें, वहां पर भैया बच्चे का शैक्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे होगा क्या कि जो भी बच्चा सीख रहा है तो उस बच्चे को का समग्र विकास हो पाएगा, क्योंकि बार बार जो चीज उसको सिखाई जा रही है उसका फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि बच्चा क्या सीख रहा है। ठीक है, निरंतर उसमें सुधार किया जा सकेगा। मान लो जिस विधि से बच्चे को सिखाया गया, बच्चा उस विधि से नहीं सीख पाया, तो दूसरी विधि से सिखा दिया जाएगा, तीसरी विधि से सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो सीखने में क्या होगा, बच्चे का निरंतर विकास होगा, छात्रों की कमजोरी का भी पता चलता रहेगा, उसकी क्षमता को भी हम जान सकेंगे। ठीक है, तो ये जब चीजें हम जान लेंगे तो उसका हम उचित मार्गदर्शन कर सकेंगे। इससे क्या होगा, अधिक प्रभावी बनेगा और बाल केंद्रित शिक्षा विकास की ओर आगे बढ़ेगी। बात करते हैं भैया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है, आप सभी को पता है कि भाई राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये भैया नया रूप था। इसका पुराना रूप आप सभी को पता है पीडब्ल्यूडी एक्ट, आपने 1995 वाला पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के 1.3 में ही आप लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, जहां पर भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बनाया गया। यहाँ पर आपको 21 डिसेबिलिटीज देखने को मिली। इसका मुख्य प्रावधान यही था कि दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान मिल सके, उनको अधिकार मिल सके, उनका सम्मान मिल सके और वो एक बेहतर जीवन जी सके। ठीक है, इसके लिए सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, इनको सबको जो है इन पर विशेष बल दिया गया। इसमें दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ा करके 21 कर दी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत बनाया गया और भैया जो 3% का आरक्षण होता था वहां पर भैया 4% का आरक्षण अब दिया जाने लगा। ठीक है, सम्मान की बात होती है, जीवन में महत्वपूर्ण रूप से जीने की बात होती है, तो भैया ये सब चीजें आपको देखने को मिली। यहाँ पर केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री का एक विशेष शिक्षक के लिए क्यों उपयोगी होता है। भाई केस हिस्ट्री एक विशेष शिक्षक के लिए क्यों उपयोगी होता है, आप सभी जानते हैं जब भी कोई नया बच्चा आपके विद्यालय में आता है तो आप बच्चे की केस हिस्ट्री लेते हैं। उसमें बच्चे की व्यक्तिगत चीजें, पारिवारिक स्थिति, चिकित्सकीय स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, विकासात्मक जानकारी, इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। आप देखते होंगे एक केस हिस्ट्री का जो है पूरा फॉर्मेट बना होता होगा, बच्चे की सारी जानकारियां वहां पर आप लोग लिखते होंगे। ठीक है, जब आप लोगों ने आईईपी भी बनाई होगी तो वहां पर भी केस हिस्ट्री का जो है पेज लगाया होगा आपने। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे बच्चे की पृष्ठभूमि, क्षमता, कठिनाई, रुचि, विशेष आवश्यकता के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, बच्चे का जन्म कब हुआ, कहाँ पर वो पीछे गया, पारिवारिक वातावरण कैसा रहा, व्यवहार संबंधी जानकारी कैसी रही, ये सब चीजें। इससे क्या होता है, बच्चे के लिए आप आईपी यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाने में आप बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त केस हिस्ट्री माता पिता, शिक्षकों, चिकित्सकों, अन्य विशेषज्ञों के साथ में समन्वय स्थापित करने में भी सहायता करती है। बच्चे का क्या होगा, समग्र विकास होगा और बच्चे को प्रभावी रूप से जो है तैयार किया जाएगा। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में
गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो भाई एनजीओ क्या करते हैं? एक विशेष रूप से उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और शारीरिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि एनजीओ की स्थापना होती है कि भाई बच्चों को आप प्रशिक्षित करें, ऐसे शिक्षक को प्रशिक्षण दें, आप जाकर के जो भी आपका समाज है वहां पर जागरूकता कार्यक्रमों को चलाएं, थेरेपी के बारे में बताएं, पुनर्वास सेवाओं के बारे में बताएं, जिससे कि प्रत्येक बच्चा उसको प्रशिक्षण मिल सके और वे सरकार और समुदाय के साथ में समन्वय स्थापित करके आगे बढ़े। एनजीओ क्या करता है? शिक्षा में समानता, समावेशन और गुणवत्ता को देकर के भैया उनका समग्र विकास करता है। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। मारिया मांटेसरी के शैक्षणिक विचारों की मुख्य विशेषता क्या है? मैडम मारिया मांटेसरी आप सभी जानते हैं, इन्होंने कहा था कि बच्चे को इंद्रिय आधारित शिक्षा दो। बच्चे को आप जो है बाल केंद्रित शिक्षा दो, जहां पर बच्चा विशेष रूप से छोटे बच्चे, मानसिक रूप से कमजोर बच्चे, जिसको हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा, ये क्या करते हैं, जब अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं तो अत्यधिक प्रभावी रूप से वो सीख पाते हैं। इससे इंद्रियजन्य शिक्षा रटने के बजाय ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया। स्वतंत्रता पर जोर दिया गया कि भाई किसी भी प्रकार का नियम ना बच्चे पर थोपा जाए। बच्चे के लिए विशेष शिक्षण सामग्री, खेल में बच्चे को चीजों को सिखाया जाए और बच्चे को पुरस्कार दिया जाए। दंड का निषेध किया कि भाई दंड ना दिया जाए, बच्चे को पुरस्कार दिया जाए। ठीक है भैया, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिली यहां पर। शिक्षा की विभिन्न एजेंसियां औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक के बारे में बात करनी है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भैया, क्योंकि शिक्षा क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसे व्यक्ति समाज के विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करता है। इन माध्यमों को शिक्षा की एजेंसियों कहा जाता है। और कौन कौन से माध्यम होते हैं? तो आप कहोगे सर, पहला होता है फॉर्मल, जहां पर हर चीज निश्चित होगी, निश्चित समय होगा, आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, डिग्री दी जाएगी, निश्चित लोग होंगे, निश्चित पाठ्यक्रम होगा, निश्चित समय तक आपको पढ़ाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में आप जिस शिक्षा को ले सकेंगे वो आपकी शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। निश्चित योजना, निश्चित स्थान, निश्चित समय, सब चीजें निश्चित होती हैं। ठीक है भैया, जहां पर पाठ्यक्रम भी निश्चित होगा, पाठ्यक्रम पढ़ाने के बाद में आप लोगों को जो है जो भी आपसे परीक्षा ली जाएगी, आपका प्रमाण पत्र और डिग्री भी आपको दी जाएगी। नियम और अनुशासन भी यहाँ पर सख्त होते हैं। ठीक है, विशेष शिक्षा में CWSN बच्चे, जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, जो विशेष स्कूल या समावेशी स्कूल इसी के अंतर्गत आते हैं, जहां पर बच्चे को थेरेपी, विशेष शिक्षण सामग्री, TLM ऐसी चीजें प्रोवाइड की जाती है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, यह वह शिक्षा है जो बिना किसी योजना के, बिना किसी समय के, बिना किसी स्वाभाविक रूप के प्रदान की जाती है। दैनिक जीवन के अनुभव को आगे बढ़ाती है। यहाँ पर कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा, परिवार, पास पड़ोस, मित्र, समाज, कहीं से भी चीजों को सीखी जा सकेगी और जन्म से मृत्यु तक चलेगी।
ठीक है भैया। यहाँ पर बच्चे के लिए आप एडीएल की एक्टिविटीज, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ब्रश करना, कपड़े पहनना, बातचीत करना, कुछ भी आप सिखा सकते हो। इसका कोई मानक निर्धारित नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी गैर औपचारिक शिक्षा आती है, इसको हम लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक का मिश्रण होता है ये, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर कारणवश स्कूल नहीं जा पाता है, आप लोग देखते होंगे डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन यूनिवर्सिटी होती होगी, तो वहां पर आपको समय तो दे दिया जाता होगा कि भाई 1 साल में आपको पेपर देना है, लेकिन उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाती है कि चलो भाई इस बार नहीं दे पाओगे तो अगली बार दे लेना, ठीक है। आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन आपका समय निर्धारित नहीं होगा, स्थान निर्धारित नहीं होगा कि रोज आपको कॉलेज जाना है, रोज आपको स्कूल जाना है, रोज आपको विश्वविद्यालय जाना है, ऐसा नहीं भैया, ठीक है। आप नहीं भी गए तब भी कोई समस्या नहीं है। पाठ्यक्रम तो निश्चित होगा, उद्देश्य भी निश्चित होगा, लेकिन समय, स्थान और ये जो चीजें हैं ये निश्चित नहीं होगी। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन यूनिवर्सिटीज हुई या प्रौढ़ शिक्षा हुई। प्रौढ़ शिक्षा क्या होती थी, रात में लोग जाते थे एक स्थान पर और वहां पर जाकर के शिक्षा लेते थे, ठीक है, जो बूढ़े लोग होते थे, तो ये आपको देखने को मिलता था। ओपन स्कूलिंग हुआ राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान, एनआईओएस, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, ठीक है। तो इसके माध्यम से बच्चे अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। 10वां आपका क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और आरपीडब्ल्यूडी 2016 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना। भाई आरटी एक्ट 2009, आरपीडब्ल्यूडी 2016, इसकी बात करेंगे तो आर्टिकल 21 की बात करता है, आप सभी को पता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, ये भी आप सभी को अभी मैंने पढ़ाया। दिव्यांग बच्चों की विशेष छूट की बात करता है, कहते हैं सामान्य बच्चे 6 से 14 वर्ष तक, तो दिव्यांग बच्चे 6 से 18 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ले सकते हैं। भेदभाव नहीं किया जाएगा, बच्चे की दिव्यांगता और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण प्रवेश देने में जो है मना नहीं किया जाएगा कि भाई हम नहीं प्रवेश देंगे। निजी स्कूलों में सीटों का भी आरक्षण किया जाएगा। 25% जो सीटें होंगी वो सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए होंगी, आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए होंगी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आपको पता है कि नया रूप है भैया पीडब्ल्यूडी एक्ट का। इसके प्रावधान क्या 7 से 21 बढ़ा करके कर दिया गया, ठीक है। बहुत सारी दिव्यांगताएं, अब सोचो 14 दिव्यांगताएं और अधिक ऐड की गई, पहले 7 होती थी प्लस 14 की गई, तब जाकर के 21 दिव्यांगताएं हुई, ठीक है। आरक्षण में वृद्धि की गई, सरकारी नौकरियों में 3% से बढ़ा करके 4% कर दिया गया, शैक्षिक संस्थानों में 5% कर दिया गया। सभी को समावेशी शिक्षा की बात की गई, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनिवार्य रूप से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। बुनियादी ढांचे को बेहतर किया गया, एक्सेसिबल बनाया गया कि हर बच्चा जो है आ जा सके, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। सख्त सजा का प्रावधान रखा गया कि अगर कोई भी दिव्यांगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनका मजाक उड़ाता है, उनके अधिकारों का हनन करता है, तो उस पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर, और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।